विश्लेषण अपने में बहुत व्यापक विषय है और उस पर उसके विविध आयामों पर बातचीत एक व्याख्यान में बहुत संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन विविध आयामों से परिचित कराऊं, जिससे कि आप अपनी रुचि के अनुसार इसका अध्ययन करें, मनन करें और शोध भी करें। क्योंकि भारत जैसे बहुभाषिक देश में हिंदी पढ़ने वालों के लिए जो उनकी मातृभाषाएं हैं, वो व्यतिरेकी अध्ययन के अनेक अवसर पैदा करती है और इस तरह का अध्ययन हिंदी तर्क क्षेत्र में ही बहुआयामी बनाकर किया जा सकता है। जैसा कि मैं जितने समय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पीजी विभाग में रहा, अधिकांश काम मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम छात्रों से कराया व्यतिरेकी अध्ययन का। उसका जो आधार है वो मैं अभी आपसे इस पर चर्चा करूंगा। पहला आयाम जो मैंने रखा है वो सैद्धांतिक आयाम उसको कहा है। व्यतिरेकी विश्लेषण का सैद्धांतिक आयाम, थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, इसका वैसे तो बहुत व्यापक संदर्भ है, लेकिन दो तीन बातें यहां समझनी जरूरी है, विशेष रूप से अध्यापकों और शोधार्थियों के लिए। कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की ये दो बहुत महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिन पर हम बिना व्यतिरेकी अध्ययन के विश्लेषण के काम नहीं कर सकते। एक क्षेत्र है अन्य भाषा शिक्षण का, मदर टंग टीचिंग का, द्वितीय भाषा के रूप में जो काम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर रहा है हिंदी शिक्षण को लेकर, और दूसरा विदेशी भाषा के रूप में जो दुनिया के लगभग 130 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हम लोगों ने वहां वर्षों काम किया, तो बिना व्यतिरेकी विश्लेषण के हम किसी सफल परिणति की ओर नहीं पहुंच पाते। दूसरा क्षेत्र जो फिर भारतीय बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं की शक्ति को बताता है, अनुवाद का जो अनुवाद कार्य है, ये भी व्यतिरेकी विश्लेषण के बिना नहीं हो सकता, या बहुत वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो सकता, बहुत सटीक नहीं हो सकता। और जैसा कि हम देखते भी आ रहे हैं कि जो बिना इस पृष्ठभूमि के अनुवाद किए गए हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियां, कमियां मिलती है, क्योंकि व्यतिरेकी विश्लेषण के माध्यम से वो दोनों भाषाओं को विश्लेषित नहीं कर पाते तुलनीय ढंग से। तो ये दो क्षेत्र सैद्धांतिक आयाम में आते हैं, अन्य भाषा शिक्षण का और अनुवाद का। दूसरा आयाम इसका पारिभाषिक आयाम है, जो परिभाषाएं दी गई है कि क्या है व्यतिरेकी विश्लेषण। इसमें दो परिभाषाएं मैं आपके सामने जो बहुत विश्वमान्य परिभाषाएं रही है, अब हम लोगों ने इसमें बहुत से संशोधन भी कर दिए, उसकी भी मैं बात करूं। पहली परिभाषा है कि व्यतिरेकी अध्ययन का क्षेत्र दो भाषाओं के बीच
विभिन्न स्तरों संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और पाई जाने वाली समानता और विषमता से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत और विश्लेषण का क्षेत्र है। इसे मैं फिर से दोहराऊंगा कि व्यतिरेकी अध्ययन का क्षेत्र दो भाषाओं, भाषा 1 और भाषा 2 के बीच विभिन्न संरचनात्मक स्ट्रक्चरल स्तरों पर पाई जाने वाली समानता और विषमता दोनों, ये ध्यान दीजिए, से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत और विश्लेषण का क्षेत्र है। अब इसे थोड़ा सा मैं आपके लिए खोल दूं। यह परिभाषा कह रही है कि व्यतिरेकी विश्लेषण का कार्य है दो भाषाओं की संरचना के स्तर पर समानता और विषमता को भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर देखना। जैसे आप ध्वनि के स्तर पर देखना चाहें, रूप के स्तर पर देखना चाहें, पदबंध के स्तर पर देखना चाहें, वाक्य के स्तर पर देखना चाहें, दो भाषाओं में इनकी तुलना करना चाहे तो आपको व्यतिरेकी विश्लेषण मदद करता है। आज हम थोड़ा इससे आगे बढ़े हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस परिभाषा को एक व्यापक आयाम मिला, क्योंकि आज इसका विस्तार हो चुका है। विस्तार कैसे हुआ? एक तो समाज भाषा विज्ञान के आगमन से हुआ और दूसरा शैली विज्ञान के आगमन से हुआ और तीसरा जो अनुवाद के साथ बहुत से व्यापक विषय क्षेत्र खुल गए उनके कारण हुआ। तो अब यह कहा गया कि केवल संरचनात्मक विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है। अब दो भाषाओं के बीच अगर हम समानता और विषमता को देखना चाहते हैं तो हमें सामाजिक दृष्टि से भी देखना चाहिए कि समाज में कन्नड़ कैसे काम करती है और हिंदी कैसे करती है। जैसे सर्वनामों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से देखना चाहिए, संबोधनों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से देखना चाहिए, नाते रिश्ते के शब्दों को व्यतिरेकी ढंग से हमें प्रस्तुत करना चाहिए शोधार्थियों को, क्योंकि समाज भाषा विज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे सामने खुला। और मुझे स्मरण है कि एक प्रश्न पत्र हिंदी का सामाजिक संदर्भ पर भी पीजी विभाग के एमए पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरा, शैली विज्ञान। एक ही भाषा की विभिन्न शैलियां होती हैं। अगर यहीं तक अपने को हम सीमित रखें, औपचारिक शैली होती है, अनौपचारिक शैली होती है, आत्मीय होती है, तटस्थ होती है, संवाद की शैली होती है, एकालाप की शैली होती है, भाषण की शैली होती है, तो ये दो भाषाओं में ये शैलियां कैसे आती है, किस रूप में आती है, इनका अध्ययन करना। तो अब धीरे धीरे व्यतिरेकी अध्ययन का क्षेत्र बढ़ गया। इसी तरह अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। अब केवल साहित्यिक पाठों का नहीं, साहित्येतर पाठों का भी अनुवाद होने लगा। तो यहां भी पारिभाषिक शब्दावली से लेकर जो रजिस्टर हम लोग कहते हैं, उन प्रयुक्तियों में जो भेद विभेद है, प्रशासन की कन्नड़ और प्रशासन की हिंदी, बैंकों की कन्नड़ और बैंकों की हिंदी, उनकी शब्दावली, उनके अभिव्यक्तियां, उनकी वाक्य रचनाएं, इनका व्यतिरेकी अध्ययन अब जरूरी हो गया, या व्यतिरेक के माध्यम से इनका अनुवाद भी जरूरी हो गया। इसलिए आज हमारे सामने जो व्यावहारिक आयाम है व्यतिरेकी विश्लेषण का, वो
बहुत मुश्किल में हो चुका है। अब मैं उसी की चर्चा करूं। तीसरा आयाम जो व्यावहारिक आयाम है। पहला ये कि भाषा शिक्षण में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और उसमें इन सब को समेटा जाता है, संरचना को भी, समाज संदर्भित रूपों को भी, शैली भेदों को भी और साहित्येतर विषयों को भी। क्योंकि आज जो पढ़ाया जाता है, विशेष रूप से जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है, उसमें इन सब को समेटा जाता है। अब भारत में भी ये प्रयत्न हो रहा है। अब ये जब अनिवार्यता बन गया भाषा शिक्षण के क्षेत्र में, तो मातृभाषा और द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा के रूप में इन सारे स्तरों पर व्यतिरेकी अध्ययन की आवश्यकता पड़ी और वो अध्ययन किए गए। उन पर किताबें भी हमारे पास है, मैं आपको चलते चलते उन किताबों की भी एक सूची दूंगा। फिर अनुवाद कार्य में इसकी व्यापकता बढ़ती चली गई। भाषा के स्तर पर व्यतिरेकी विश्लेषण होने लगे या उसकी तरकीबें बताई जाने लगी कि अनुवादक को इस तरकीब से मूल पाठ की और अनुदित पाठ की संरचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक जो तत्व है उन पर कैसे ध्यान देना चाहिए। जो सांस्कृतिक तत्व है, अगर आप किसी साहित्यिक पाठ का अनुवाद कर रहे हैं तो उनको कैसे देखना चाहिए। तो ये तीनों चीजें अनुवाद में बहुत महत्वपूर्ण बनी और उससे अनुवाद के स्तर में भी काफी उन्नति हुई। अब व्यावहारिक स्तर पर ये तय करना कि जो भाषा वो पढ़ता है, चाहे वो उच्च स्तर पर पढ़ रहा हो चाहे स्कूली स्तर पर, उसमें व्यावहारिक दक्षता पैदा करना, ये भाषा शिक्षण का मूल काम है। अब पहले की तरह नहीं रह गया कि उसकी व्याकरण पर पकड़ होनी चाहिए। अब व्यावहारिक दक्षता प्राप्त करने की ओर जब हम गए तो हमने कहा कि अब व्यवहार क्या है, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग का यह सिखाना चाहिए। तो हम ये कोशिश करने लगे कि जो भाषा के माध्यम से विनम्रता का प्रकटन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, आदेश कैसे दिए जाते हैं, किसी काम को नियंत्रित कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सिखाएंगे तब तक एक व्याकरणिक वाक्यावली का प्रयोग अगर कोई विद्यार्थी आपका बाजार में करता है तो वो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। तो जो वास्तविक भाषा प्रयोग है वो भी व्यतिरेकी विश्लेषण का हिस्सा बन गया। अब हम कहेंगे कि अगर आप कन्नड़ भाषी को हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसको ये प्रेरित कीजिए कि वो हिंदी के इन व्यवहारिक रूपों को कन्नड़ में देखने की कोशिश करे कि हाँ कहाँ कहाँ कन्नड़ में विनम्र हुआ जाता है, कहाँ कहाँ कन्नड़ में आदेश कैसे दिया जाता है। तो ये जब हम करते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि वो द्विभाषिक ही नहीं, वो विद्यार्थी द्विसांस्कृतिक भी बन जाता है। क्योंकि भाषा शिक्षण का एक बड़ा लक्ष्य है कि केवल हमें द्विभाषिक नहीं, हमें द्विसांस्कृतिक अध्येता पैदा करते हैं। इसी तरह अनुवाद कार्य का, इसकी मैंने चर्चा की आपसे, उसे और स्पष्ट करूं, अनुवाद का भी एक प्रश्न पत्र आपके एमए पाठ्यक्रम में है। जब आप व्यतिरेकी अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हिस्सा मूल पाठ का अनुवादनीय है और ये हिस्सा अनुवादनीय नहीं है, या इसके लिए फुटनोट आदि देने पड़ेंगे। तो इन पक्षों की जो पहचान करते हुए भाषा 2 में हम अनुदित पाठ तैयार करते हैं
उसमें व्यतिरेकी विश्लेषण पग पग पर हमारी सहायता करता है और हमारी समस्याओं को भी सुलझाता है और हमारे अनुदित पाठ को बहुत ही एक प्रांजल और वैज्ञानिक स्वरूप दे देता है। मैंने बहुत काम गोदान के अंग्रेजी अनुवादों पर किया, क्योंकि उन अनुवादों में व्यतिरेकी विश्लेषण का सहारा नहीं लिया गया, इसलिए उसमें त्रुटियों की भरमार है। सांस्कृतिक पक्ष अनुदित नहीं हो पा रहे हैं, सामाजिक व्यक्तियां अनुदित नहीं हो पा रही हैं, संबोधन अनुदित नहीं हो पा रहे हैं, नाते रिश्ते के शब्द ठीक से अनुदित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़ा एक आपके सामने गवाक्ष खोलता है। अगर थोड़ा सा ध्यान हो अपनी मातृभाषा और जो दूसरी भाषा हम सीख रहे हैं या जिसमें हम अनुवाद कर रहे हैं या जिसमें हम कोश बना रहे हैं, उन पर दे दें तो हमारे काम में एक प्रकार की चमक आ जाती है, एक प्रकार की वैज्ञानिकता जिसको मैं कहता हूं बार बार, वो आ जाती है। अब आइए जो इसका व्यतिरेकी विश्लेषण के जो चरण है, ये उसका एक आयाम है। इसको बहुत अच्छी तरह हमारे अध्यापकों शोधार्थियों दोनों के लिए समझना जरूरी है। इसके लिए हमें एक तो भाषा शिक्षण के और अनुवाद के इतिहास की ओर थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, और मैं अनुरोध कर रहा हूं अध्यापकों से भी कि वो इनके इतिहास की ओर भी देखें। जैसे जब आप भाषा शिक्षण का इतिहास देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले व्याकरण अनुवाद विधि से पढ़ाया जाता था, फिर अनुवाद विधि से पढ़ाया जाने लगा, फिर प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाया जाने लगा, लेकिन आज उसे संप्रेषण परक विधि से पढ़ाया जाता है, जिसमें ये सारी चीजें सामाजिक संदर्भ, शैली भेद, ये सब उसमें सांस्कृतिक तत्व, ये सब समाहित किए जाते हैं। अगर हम साहित्यिक पाठ भी पढ़ा रहे हैं तो भी हमें इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो हम इतिहास देखें कि कैसे भाषा शिक्षण धीरे धीरे विकसित हुआ, और अगर आज वो संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पर पहुंचा है तो वो हमें व्यतिरेकी विश्लेषण की कौन सी प्रविधियां दे रहा है। ये सारी बातें पुस्तकों में दी हुई है। दूसरी बात, इसमें चरण में 3 मुख्य चरण है व्यतिरेकी अध्ययन की। एक तो चयन करना, कि हम चुनेंगे कौन सी चीजें। अब हमें ध्वनि शिक्षण करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि तमिल में या तेलुगु में कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो हिंदी में है और तेलुगु तमिल में नहीं है, या तेलुगु तमिल में है और हिंदी में नहीं है। ये पहले हमें चुनना पड़ेगा। हम लोग इसको कहते हैं कठिन का चुनाव, जो अधिगम में रुकावट पैदा कर सकती है, ऐसी स्थितियों का चयन करना। तो पहले उन पर ध्यान देना, कौन से ऐसे युग्म है जो दिक्कत पैदा करते हैं, कौन से व्याकरण के ऐसे तत्व हैं जो दिक्कत पैदा करते हैं। इन सब को पहले हम चयन करके अलग करें और फिर उनका व्यतिरेकी विश्लेषण का जो पक्ष है संरचना वाला, उसके आधार पर इनकी तुलना करके देखें और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। समान वाले तत्वों को पहुंचाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, इसलिए चयन की बात नहीं है। दूसरा, अनुस्तरण, उसकी ग्रेडिंग करें कि पहले हम ध्वनियां पढ़ाएंगे तो कौन सा क्रम रखेंगे। जरूरी नहीं है कि ई से ही रखें, हम जरूरत होगी तो हम च से भी शुरू कर सकते हैं, जहां हम
महाप्राण आदि की बात भी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम जो हमने चयन किया है उसे अनुस्तरित कैसे करें और फिर उसका प्रस्तुतिकरण। इसके लिए एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाए प्रस्तुत करते समय, जिससे कि वो बिल्कुल स्पष्ट हो ये भेद है और ये समानता है। कुछ उदाहरण मैं दूंगा आपको अभी। जैसा मैंने कहा, अनुवाद की भूमिका बदल चुकी है, इसलिए मैं मोटे ढंग से कहूं कि आपको संरचनात्मक व्यतिरेक भी करना है अनुवाद करते समय, बोधात्मक व्यतिरेक भी करना है कि जो समझ किसी पाठ को पढ़कर मूल भाषाभाषी पाठक को होती है, वही समझ अनुदित पाठ पढ़कर अन्य भाषाभाषी में भी जागृत हो जाए, उसे प्राप्त हो जाए। ये बोध का स्तर है। ये केवल अनुवाद के लिए नहीं है, अनुवाद समझ को बढ़ाने के लिए है। और तीसरा, समाज सांस्कृतिक पक्ष, क्योंकि समाज भारत में जितनी भाषाएं हैं उतनी तरह के समाज हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके अपने संस्कार हैं, उनमें समानता भी है और भेद भी है। सांस्कृतिक धरातल पर भी ये दिखाई पड़ता है और ये साहित्यिक पाठों में तो खूब आता भी है। इनका व्यतिरेक देखें और हिंदी समाज के संस्कारों से अपने समाज का व्यतिरेक करें, हिंदी समाज के रीति रिवाजों से कन्नड़ समाज के रीति रिवाजों का तुलनात्मक अध्ययन करें। ये एक आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये व्यापक से व्यापकतर होता जाता है। इन दो क्षेत्रों की मैंने आपसे बात, अभी शब्दकोश की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, वो एक बहुत व्यापक विषय भी बनता है और उसके एक अलग व्यतिरेकी ढांचे निर्मित है। अब मैं जो व्यावहारिक अनुवाद मैंने कहा, उसमें अभी मैंने चरणबद्ध व्यतिरेक की चर्चा की कि हम चयन की ओर जाएंगे, फिर अनुस्तरण की ओर जाएंगे, फिर प्रस्तुतिकरण की ओर जाएंगे। चाहे वो भाषा शिक्षण कर रहे हो, चाहे अनुवाद कर रहे हो, चाहे शब्दकोश बना रहे हो, चाहे प्रयोजन मूलक हिंदी या तेलुगु या तमिल के पाठ बना रहे हो। इस चरणबद्धता में संरचना का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित इसलिए भी करूंगा कि सामान्य रूप से व्यतिरेकी ढंग से इनको प्रस्तुत नहीं हम कर पाते कक्षा में। जैसे हिंदी और अंग्रेजी के मैं दो चार उदाहरण दूं, आप इसे अपनी भाषा पर भी लागू करके, अपनी मातृभाषा पर लागू करके देख सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, राम ने खा लिया, तो अंग्रेजी में हो जाता है राम एट। अब यहां ने का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बन जाता है और आप जानते हैं कि कई भारतीय भाषाओं में ने बड़ा भारी समस्या क्षेत्र है। अब दूसरा वाक्य आता है, राम ने रोटी खाई, और तीसरा वाक्य आता है, राम ने आम खाया। तो ये जो रोटी खाई और आम खाया, अंग्रेजी में तो कुछ नहीं बदलता, राम एक ब्रेड, राम एक बेन। लेकिन हिंदी में यह कर्ता कर्म क्रिया जो अन्विति जिसको हम कहते हैं, इस पर आश्रित हो जाता है। ऐसा बहुत सी भारतीय भाषाओं में होता है। तो अब इन्हें हमें व्यतिरेक के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। एक उदाहरण
अगर व्यक्तिवाचक सर्वनामों का भी देखें, जिस पर लगभग सभी विद्वानों ने बहुत विस्तार से काम किया है, भारतीय भाषाओं को लेकर भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में बहुत काम हुए, कोई भाषा बची नहीं है वहां। मैं इसको फिर से अंग्रेजी के साथ रखूं, मैं और हम, आई और वी। अब हिंदी में जो हम है ये एक वचन के रूप में भी प्रयोग होता है, ये व्यतिरेक से पता लगेगा। मैं अपने लिए हम बोलूं और कई संदर्भों में हम अपने लिए हम बोलते हैं। तो बात अंग्रेजी में केवल यू है। अब हिंदी में तू के भी बहुत से सामाजिक संदर्भ है जिसको मैंने बहुत बल दिया, समाज भाषा विज्ञान वाला। आपके अपने संदर्भ हैं, तुम का बहुत कम है। अब ये केवल यू से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि कई भाषाओं में किसी में दो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, किसी में हिंदी है। तो जब तक व्यतिरेक नहीं करेंगे ये भेद, हम फिर उनके प्रयोगगत भेद, जैसा मैंने कहा, तू और आपका, तू ईश्वर के लिए भी हो जाता है, तू बहुत प्रेम में भी प्रयोग होता है, केवल अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ नहीं होता। आपका भी व्यंग में भी प्रयोग हो जाता है, अन्य तरह से भी हो जाता है। ये जो व्यावहारिकता है भाषा की, इसे शिक्षार्थी तक, शोधार्थी तक पहुंचाना। इसी तरह यह, ये, वह, वे है, ईशी, इट और दे, ये अंग्रेजी में मिलता है। इसका उसका, इनका उनका, इसकी उसकी, इनकी उनकी। जो हिंदी में आप देख रहे हैं तो इसमें आदर वाला तो भाव है ही है, इसकी और इनकी में दूरी और पास होने का भी भाव है, जो दूर है और जो नजदीक है आपके। ये जो पक्ष अब अंग्रेजी में नहीं है, और जैसे हम लोग अनुवाद पढ़ाते थे तो कई भारतीय भाषाओं में भी दूरी नजदीकी वाला तो नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको शिक्षण बिंदु में कैसे लाया जाए, या अनुवाद करते समय कैसे इसको समाहित किया जाए। लिंग की बहुत बड़ी समस्या है। व्यतिरेकी अध्ययन इस लिंग समस्या को, जेंडर जिसको हम कहते हैं, उसको काफी हद तक इसका शमन कर देता है। अब लड़का लड़की, जो लड़का से लड़की बन जाता है, अंग्रेजी में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, बॉय और गर्ल। कई भाषाओं में होते हैं, मैंने मराठी में देखा वहां भी दो अलग अलग शब्द हैं। बेटा बेटी, सन डॉटर, बेटा बेटी, ये फेमिनिन और मैस्कुलिन से ही बन जाता है, जबकि वहां इसके लिए दो शब्द रखने पड़ते हैं। बड़ा बड़ी, लार्ज बिग, जबकि यहां बड़ा और बड़ी केवल मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन से ही बन जाते हैं। ऐसे ही लंबा लंबी, अच्छा अच्छे, छोटा छोटे या छोटा छोटी, जहां पर कि केवल रूप परिवर्तन से दो भिन्न कोटि के शब्दों की रचना होती है, और जहां नहीं होती, जहां उनके लिए भिन्न भिन्न शब्द रख दिए जाते हैं। ऐसी अनेक कैटेगरियां, जिसको मैंने चयन कहा, बनाई जा सकती है चुनकर, और तब आप उसको प्रस्तुत करते हैं। ये शोधार्थियों के लिए तो इतना अच्छा काम है। अगर वो किसी भी एक एस्पेक्ट को ले लें, सर्वनाम को ले लें, लिंग को ले लें, क्रिया को ले लें, तो वो दो भाषाओं का एक व्यतिरेकी ग्रामर तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत लाभप्रद होगा भाषा शिक्षकों के लिए भी, अनुवादकों के लिए भी। इसी तरह
मैं दक्षिण में रहा, आप सब रहते हैं, जानते हैं कि दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी वाले अर्थ के कहीं कहीं समान है और कहीं कहीं एकदम अलग है। इनकी भी सूचियां बहुत सी बनाई गई है, बहुत सी बननी चाहिए। कौन से समानार्थी शब्द है, कौन से ऐसे भी शब्द तो वही है लेकिन अर्थ कुछ और दे रहा है। जैसे मैं आंध्र में बहुत रहा, कर्नाटक में भी रहा, देखा कि साहब शिक्षा का अर्थ दंड हो गया या उपन्यास का अर्थ व्याख्यान हो गया, लेक्चर हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक चयन क्या स्तर फिर हम अनुस्तरित करेंगे उसको कि किस क्रम में ये बच्चों को अपने शिक्षार्थियों को बताना है। इसका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, लेकिन मैं उन पक्षों की ओर ही केवल आपको इशारा कर रहा हूं जो दोनों तरह से काम करेंगे, संरचना के स्तर पर भी और व्यवहार के स्तर पर। नाते रिश्ते के शब्द और संबोधन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर खूब शोध होना चाहिए। मैंने हैदराबाद में रहते हुए रंग शब्दों पर भी काम कराया। नाते रिश्ते पर तो हमारे कई विद्यार्थियों ने दक्षिण भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं को लेकर काम किया और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। इतने रोचक भी रहे वो, और ये बताया उन्होंने कि सामाजिक संरचना तेलुगु भाषी समाज की कैसी है और हिंदी भाषी समाज। मैंने एमए में मराठी भी पढ़ी, तो अभी जब आपसे बात हुई कि इस पर आप विचार कीजिए, तो मैंने अपने पुराने एमए के नोट्स निकाले जो हमारी मराठी की अध्यापिका थी, बहुत ही सुशील और बहुत अच्छी शिक्षिका थी। तो उन्होंने कुछ प्रयोगों पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसे बाद में हम हिंदी अंग्रेजी के साथ भी देखने का प्रयत्न करते रहे जब हम लोगों ने भाषा शिक्षण आदि पर किताबें लिखी। जैसे उन्होंने कर्तरी प्रयोग का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हिंदी में मान लीजिए वो लड़का सवेरे दूध पीता है, वो मराठी में होता है तो मुलगा सकाळी दूध पितो। अब होता है वह लड़की सवेरे दूध पीती है, ती मुलगी सकाली दूध पितो हत्ती। अब हमारा ध्यान पितो हत्ती की ओर, तो और ती की ओर जो प्रारंभ में लगा है व्यतिरेक करते समय जाना चाहिए। इसी तरह हाथी गन्ना खाता है, हत्ती फूस खातो, और चील आकाश में उड़ती है, घात आकाशात उड़ते। अब खातो और उड़ते स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए कैसे उपस्थित हुआ है और हिंदी से वो कैसे जा करके व्यतिरेक में आता है, ये देखना जरूरी है। लड़के ने ग्रंथ पढ़ा, मुला ने ग्रंथ वाचला, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, मुल्ला ने पोथी वाचली। अब ये बिल्कुल हिंदी की तरह है, समानता है कि जब वो ग्रंथ पढ़ रहा है तो कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है वचिला, और पुस्तक जब वो पढ़ रहा है स्त्रीलिंग तो क्रिया बदल रही है वाचली। इसकी हम चाहे तो फिर अब अंग्रेजी से भी
तुलना करके देख लें, साथ साथ तीनों भाषाओं को, अगर हमारी अंग्रेजी भी ठीक ठाक है तो। मोहन ने द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी ने मोहन को बुलाया। बिल्कुल समान। मोहन ने द्रौपदीला बुलावले, द्रौपदी ने मोहनला बुलावले, एकदम हिंदी के समान। तो समान और विषम जब हम दोनों देखते हैं तब हम लोग आज ये कह पा रहे हैं कि भारतीय भाषाओं और हिंदी में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, और अगर है तो वो ऐसा है जो विश्लेषणीय है, जिसका विश्लेषण करके साफ साफ दिखाया जा सकता है। यही काम जो लोग हिंदीतर प्रदेश में भाषा शिक्षण का या अनुवाद का करते हैं, उन्हें इस ओर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी अभी हमने कुछ उदाहरणों के साथ चर्चा की। इस व्यावहारिक आयाम को, संरचनात्मक आयाम का व्यावहारिक आयाम, आज हम व्यतिरेकी विश्लेषण को व्यतिरेकी भाषा विज्ञान कहते हैं। अब वो एक भाषा विज्ञान बन चुका है जिसमें हम दो भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन करते हैं। तो अब कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स नाम से इसे अभिहित किया जाता है। इसका मतलब यह है एक डिसिप्लिन के रूप में, एक शास्त्र के रूप में व्यतिरेकी अध्ययन ने अपनी जगह बनाई है। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान अर्थात अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शास्त्रीय शाखा, जैसे अनुवाद शास्त्र बन गया है, ट्रांसलेशन स्टडीज, ठीक उसी तरह, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी संकल्पना में बहुत व्यापक बन चुके हैं। तो जो व्यतिरेकी भाषा विज्ञान आज इधर 10 साल में उभरा है, वो इसे रूपात्मक विश्लेषण कहता है। ये ध्यान दीजिए, रूपात्मक विश्लेषण, रूप परक, फॉर्मुलिस्टिक, जिसके अंतर्गत मैंने चर्चा की ध्वनि, रूप, पद, वाक्यांश और वाक्य सभी आ जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस पर भी विचार विमर्श हुआ और एक आपत्ति आई कि ये व्यतिरेकी भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है, जो ध्वनि, रूप, पद, वाक्य बंध, वाक्य तक ही अपने को सीमित करता है, इसमें अर्थ का संदर्भ छूट जाता है, क्योंकि अर्थ के बिना तो भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अर्थ को इसमें सम्मिलित किया गया व्यतिरेकी अध्ययन में, इससे यह और भी व्यापक बना। और ये बहुत सुंदर पक्ष है, अर्थ की दृष्टि से दो भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन करना। और आज जो व्यतिरेकी भाषा विज्ञान है वो अर्थाश्रित अध्ययन है, वो मीनिंग पर ध्यान देता है। कैसे अर्थ ध्वनि परिवर्तन से बदल जाते हैं, कैसे वो शब्द संयोग से बदल जाते हैं, कैसे वो शब्दों के संयोजन से बदल जाते हैं, कैसे वो मिथक बन जाते हैं, कैसे वो सौंदर्य के उपादान बन जाते हैं, फिर वो शैली विज्ञान के अंदर भी चला जाता है, साहित्य चिंतन के अंदर भी चला जाता है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूं। अभी एक पुस्तक आई है अंग्रेजी में, सिमेंटिक्स ऑफ कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स, बहुत सुंदर पुस्तक है और पूरी तरह व्यतिरेकी अध्ययन अर्थ के स्तर पर कैसे किया जाए
इस पर केंद्रित है। हमारे यहाँ भी ये काम छिटपुट आपको मिलते हैं, श्रीवास्तव की पुस्तक में भी मिलते हैं, महेश कुमार की पुस्तक में मिलते हैं, और भी मिलते हैं, जिनकी मैं अभी आपको एक सूची दूंगा। तो उन्होंने कहा, वाक्य दिए, जॉन मैरीड जेन। दूसरा वाक्य दिया, जेन वाज मैरीड बाई जॉन। और तीसरा वाक्य दिया, जेन वाज मैरीड टू जॉन। उनका ऊपर से तो आप देखेंगे तो यही लगेगा कि जॉन और जेन का विवाह हो गया, लेकिन जब आप अर्थ के स्तर पर देखेंगे तो ये तीनों वाक्य जो है अलग अलग अर्थ के द्योतक दिखाई देंगे, और यही महत्वपूर्ण है। जॉन मैरीड जेन, अब आप कर्ता कर्म क्रिया की दृष्टि से भी देखिए। जेन वाज मैरीड बाई जॉन, अब जॉन केंद्र में है, ये भी देखिए। और जेन वाज मैरीड टू जॉन, यह जेन की केंद्रीयता को देखिए। तो जब तक हम ये नहीं करते, तब तक जिसको सूक्ष्मता कहते हैं अर्थ की, उसे नहीं देख सकते। ये जॉनसन जो उस किताब के रचनाकार है, उनका कहना है। एक उदाहरण उन्होंने और अच्छा दिया, शी इज रनिंग और शी इज रनिंग ए कार। और उनका कि ऐसे वाक्यों की एक सूची बनानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि दोनों के अर्थ में कि एक तत्व के जुड़ने भर से अंतर आ गया। वो दौड़ रही है और वो एक कार चला रही है, तो ये भेद आएगा। और ऐसा बराबर भाषाओं में होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ये रनिंग क्या क्या कर रहा है, और फिर उसका हम अनुवाद करें या शिक्षण करें तो कैसे। अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो हमें ये इस ओर संकेत विद्यार्थियों को करना चाहिए। फिर उन्होंने, और पहले भी कई विद्वानों ने शब्द के स्तर पर अर्थ की बात की। रनिंग का ही मैं नाम लूं, हमारे टीचर स्कॉट शायद नाम है, उनकी पुस्तक है लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। उसमें उनका रनिंग शब्द है। तो अब रनिंग के साथ मान लीजिए नोज आता है, तो आप क्या करेंगे? नोज इज रनिंग, नाक बह रही है, निश्चित ही करेंगे। टैप इज रनिंग, नल टपक रहा है, करना पड़ेगा। टाइम इज रनिंग, समय बीत रहा है, करना पड़ेगा। शॉप इज रनिंग, दुकान चल रही है। तो ये जब आप करते हैं तो आपको एक ही शब्द, इसको कहते हैं एक्टिविटी, पता चलती है। सर आवाज नहीं आ रही? यहाँ भी नहीं आ रही। कट हो गया सर। यहाँ विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही काम की है। जो व्यतिरेकी विश्लेषण है उसका एक उप क्षेत्र भी आया, जिसे हम त्रुटि विश्लेषण कहते हैं, एरर एनालिसिस। कहां कहां गलतियां होती है, ध्वनि की बात मैंने आपसे की। जैसे हम सुनते हैं और बोलते भी हैं कई क्षेत्रों में, उस पर हम लोग कहते हैं कि उसकी मातृभाषा का शायद प्रभाव है।
जैसे हिंदी बोलते समय आप जाइए के स्थान पर आप जाओ का प्रयोग बहुत सामान्य है, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। हम शायद बच्चों को सुधार भी नहीं कराते। मुझे जाना चाहिए की जगह मैं जाना चाहिए। मैंने रोटी खाया है, बेटा से बोला बेटे के स्थान पर। ऐसे अनेक प्रयोग हमें मातृभाषा प्रभाव से मिलते हैं, जिसे हम त्रुटि विश्लेषण के आधार पर जिनका चयन हमें करना चाहिए। इसीलिए मराठी हिंदी में लड़ वाली ध्वनियां हैं, तमिल में आरंभिक ग है, इनकी त्रुटियां होती हैं। ये उनके मातृभाषा के प्रभाव से होती है। अगर हम इन्हें पहचान लें व्यतिरेकी विश्लेषण द्वारा, इनको पढ़ाते समय इन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। अब कुछ त्रुटि विश्लेषण की दृष्टि से ही मदर टंग और अदर टंग के कुछ उदाहरण, जिनकी ओर हम जो पुस्तकें भी मैं देखता हूं उसमें भी व्यतिरेकी दृष्टि से इनकी सूचियां नहीं है। एक तो संयुक्त व्यंजनों की पक्का कच्चा आदि, और दूसरी भाषा के साथ इनकी तुलना। हिंदी सिखाते समय तो हम बता देते हैं कि ये संयुक्त वर्ण कैसे लिखे जाएंगे, क्या होगा, लेकिन हमारी मातृभाषा में बच्चे की वो किस रूप में लिखे और उच्चरित किए जाते हैं, इसका कहीं, क्योंकि ये वर्तनी की दृष्टि से भी और लिपि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये उनकी मैं बात कर रहा हूं जिनको हमने व्यतिरेकी अध्ययन में छोड़ दिया है। इसी तरह न, नहीं और मत का प्रयोग, हिंदी में आप जानते हैं वो नहीं खाता। अब आप न लगाएंगे तो यह अपूर्ण वाक्य होगा, वह न खाता था। तो आप कहेंगे वो न आम खाता था न अमरूद। यहां तो वो ठीक है, लेकिन आधे वाक्य के रूप में वो आम न खाता था स्वीकार्य नहीं होगा। अब इसकी न, नहीं, मत वाला जो पक्ष है ये बहुत बड़ा है। कोई न कोई, कहीं न कहीं हिंदी में इस तरह के भी आपको प्रयोग मिल जाते हैं। आप मत जाइए, ऐसा मत करो, अब ऐसा नहीं करो, ऐसा न करो। अब ये जो सूचीबद्धता है दो भाषाओं में, ये त्रुटियों से बचाने वाली है। शिक्षण बिंदु में तो ये हम लोग लेते ही है, लेकिन तुलनात्मक इनका शिक्षा संबंध की बात मैंने अभी की। आप जानते हैं कि हम लोग में से पर को, इनको अलग से व्याकरणिक स्तर पर तो पढ़ा देते हैं, लेकिन इनका हिंदी में भी विस्तार से विवरण देके और फिर इनकी तुलना करके मातृभाषा से दिखाने की ओर अभी हम नहीं प्रेरित हुए हैं। जैसे मान लीजिए में पढ़ना एक भाषिक तत्व है हिंदी में, तो कहां कहां आता है? पेट में भोजन पड़ना, सब्जी में नमक पड़ना, फल में कीड़े पड़ना, ये एक सूची चयन करके बना के फिर आप उसको कन्नड़ में उसका इक्विवेलेंट दे। पर के साथ पर पड़ना, छत पर पलंग पड़ना, पलंग पर बिस्तर पड़ना, अब अनेक प्रयोग ये भी हो सकते हैं। इनकी छटाई करना, तो में, पर, से, इन सब में जो संयुक्त क्रिया रूप बनते हैं, ये ध्यान दीजिए। से होना, से करना,
में डालना, कि एक लंबी सूची बन सकती है। तो कोई भी शोधार्थी बहुत अच्छा काम कर सकता है। यह वास्तव में जो भाषा का व्यावहारिक रूप है उसके सही प्रयोग में बहुत मदद करने वाले हैं, और अनुवाद में तो करेंगे ही। क्रियाओं के साथ मैंने एक लिस्टिंग की। पढ़ना की, जब मैं पढ़ना विदेशियों को पढ़ा रहा था, वो आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। केवल मैंने क्रियाओं के साथ, विशेषणों के साथ इस तरह से लिया। अब क्रियाओं के साथ चले आप तो घूसा पढ़ना, लात पढ़ना, गले पढ़ना, दंड पढ़ना, दर्दी पढ़ना, ओला पढ़ना, डाक पढ़ना। अब ये अनुभव आपको मैं बताऊं 86 उदाहरण हिंदी में मिलते हैं। इसको मैंने तो अंग्रेजी के साथ देने की कोशिश की। आप भारतीय भाषाओं के साथ कोशिश करें। विशेषण के साथ भारी पढ़ना, नरम पढ़ना, कमजोर पढ़ना, महंगा पढ़ना। अब ये करीब 50 के ऊपर ये सहसंबंध है। धातुओं के साथ चांद पढ़ना, चौक पढ़ना, हक पढ़ना, चल पढ़ना, निकल पढ़ना, कूद पढ़ना, घूम पढ़ना, ये भी 50 के ऊपर। ये केवल मैं सहसंबंधों की बात कर रहा हूं, जिनके व्यतिरेकी अध्ययन, विश्लेषण और संकलन की दो भारतीय भाषाओं के अंदर, हिंदी और किसी एक भाषा, यह अति अनिवार्य है। अगर हम ये प्रश्न पत्र पढ़ाते हैं तो हमें अपने विद्यार्थियों और अध्यापकों को प्रेरित करना चाहिए कि इस तरह के जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों कम से कम MPhil स्तर पर अवश्य कराना चाहिए। इससे एक हमारे पास बहुत अच्छा हिंदी और भारतीय भाषाओं का एक व्यतिरेकी व्याकरण, मैं बार बार कह रहा हूं, तैयार हो जाएगा। और ये किसी भी समय हम संपादित और संयोजित करके छाप भी सकते हैं। मैं कुलसचिव जी से भी आग्रह करूंगा, सुभाष जी से भी, राणे जी से भी, इस कार्य को बहुत गंभीरता से करने और सामने लाने की, पूरे देश के सामने लाने की आवश्यकता है। छठा आयाम सांस्कृतिक आयाम है कि मैं अनुवाद के संदर्भ में आपसे बात कर चुका। दो संस्कृतियां हैं। अभी आपने देखा दो तरह की उनकी भाषा की संरचनाएं हैं, दो तरह का उनका समाज है, दो तरह के पाठ हैं। इसके लिए शैली विज्ञान में एक पाठ विश्लेषण का बहुत बड़ा हिस्सा आया है कि कैसे आप टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे, जो साहित्य शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें मैंने एक पुस्तक भी तैयार की है, भाषा साहित्य और संस्कृति शिक्षण करके। अभी मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगा। सातवां इसका साहित्यिक आयाम है। अभी तक हम साहित्य का अध्ययन या जो तुलनात्मक अध्ययन करते आ रहे हैं वो विषय वस्तु पर, विचारधारा पर और अन्य पक्षों पर केंद्रित रही है, विमर्शों पर। दलित साहित्य मराठी में और हिंदी, स्त्री चेतना मराठी में और हिंदी में, या इसी तरह के काम। लेकिन जब व्यतिरेकी भाषा विज्ञान इतना विस्तृत हो गया है तो जो साहित्यिक पाठ हैं उनमें निहित भाषिक बिंदुओं का भी अध्ययन करना कराना चाहिए। आवेश में कैसी, कौन सी हिंदी वाक्य रचना का प्रयोग किया जाता है, कन्नड़ में आवेश के समय कौन सी वाक्य रचना का प्रयोग किया गया है,
इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल 2 कृतियां ले ली जाए, 5-7 कृतियां हिंदी की, 5-7 कृतियां कन्नड़ की, मराठी की या तमिल की या तेलुगु की या मलयालम की ली जा सकती, और उनमें से देखा जा सकता है कि प्रेम जताते समय, घृणा जताते समय, क्रोध जताते समय हिंदी में कौन सी संरचनाएं आती हैं, कौन से मुहावरे आते हैं, कौन सी लोकोक्तियों का इस्तेमाल होता है, और ऐसे ही भारतीय भाषाओं में ये जिस एकता की बात हम बराबर करते आ रहे हैं, जिस भाषाई समन्वय की हम बात करते आ रहे हैं, उनको खोलने का एक दरवाजा हमारे सामने व्यतिरेकी अध्ययन ने प्रस्तुत कर दिया है। तो अब तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन को भी तुलनात्मक भाषिक अध्ययन तक ले जाया जा सकता है। इसके सारे मार्ग व्यतिरेकी भाषा विज्ञान ने हमें दे दी है। तो मैंने कोशिश की कि आपके सामने व्यतिरेकी भाषा अध्ययन के जो मूल बिंदु, जिन पर कितनी किताबें हैं, उनको बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने इसे ध्यान से सुना। अब मैं आपके उपयोग के लिए बहुत सी इनमें से जो पुस्तकें हैं उनका आप उपयोग भी कर रहे होंगे। पहली किताब है भाषा शिक्षण, रविंद्र श्रीवास्तव की, 1992 में वाणी प्रकाशन से ये आई है, और ये एक तरह से इसमें व्यतिरेकी भाषा विज्ञान पर भी एक हिस्सा है, और बाकी दृष्टियों से भी ये एक तरह की बेसिक किताब है। अगर आपको समझना है कि भाषा शिक्षण के कितने आयाम हैं, तो ये पुस्तक आपको बता देती है। फिर व्यतिरेकी भाषा विज्ञान के नाम से ही एक पुस्तक है डॉक्टर विजय राघव रेड्डी की, 86 में आई, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा से, जिसमें जिन एस्पेक्ट्स की मैंने आपसे बात की, कुछ की संरचनात्मक विशेष रूप से, इसमें हिंदी और तेलुगु को लेकर के ये अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसका एक खंड सैद्धांतिक खंड है और दूसरा खंड हिंदी और तेलुगु का व्यतिरेकी विश्लेषण है, संरचना के स्तर पर। तो ये किताब मैं समझता हूं जो बच्चे संरचना के स्तर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए मॉडल की तरह काम कर सकती है। इसी के साथ मैं और जोड़ दूं, केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी मलयालम, हिंदी तमिल, हिंदी तेलुगु, हिंदी मराठी, ऐसा कुछ कोश बनाए हैं व्यतिरेकी अध्ययन के। उसमें शब्द पर ज्यादा जोर है, लेकिन हमें अपने पुस्तकालय में उन्हें अवश्य रखना चाहिए। तीसरी पुस्तक है भाषा शिक्षण तथा भाषा विज्ञान, इसके संपादक हैं ब्रजेश्वर वर्मा। ये संपादित पुस्तक है, 69 में ये केंद्रीय हिंदी संस्थान से आगरा से प्रकाशित है, और ये आज भी उपलब्ध है। इसके संस्करण दर संस्करण निकलते हैं। इसमें बहुत ही, इसको कहा जाए, शास्त्रीय ढंग के बहुत सुंदर आलेख है, और इसमें व्यतिरेकी विश्लेषण पर भी 2-3 आलेख है। एक पुस्तक है अन्य भाषा शिक्षण के कुछ पक्ष, ये भी संपादित है अमर बहादुर सिंह 83 की, ये भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से है, ये भी उपलब्ध है। इसमें जो पक्ष हैं वो अदर टंग टीचिंग से लिए गए हैं, विशेष रूप से द्वितीय भाषा के शिक्षण से लिए गए हैं। भाषा विज्ञान की अधुनातन प्रवृत्तियां और हिंदी भाषा शिक्षण, ये बहुत ही छोटी सी किताब है, बहुत ही अच्छी है। शिवेंद्र किशोर वर्मा की 73 में ये उनके व्याख्यान हुए थे वहां, उनको छापा गया है। ये भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, ये भी उपलब्ध है। हिंदी शिक्षण एक सामान्य ढंग से लिखी गई पुस्तक है, उषा सिंघल की,
1977 सौरभ प्रकाशन की थी। ये सब किताबें आप अगर मिलाएंगे तो आपको भाषा शिक्षण की दृष्टि से व्यतिरेकी अध्ययन के कई प्रारूप, जिनकी मैंने संक्षेप में चर्चा की, मिल जाएंगे। इसके बाद मेरी 4 किताबें हैं आपके पास, निश्चित रूप से पुस्तकालय में होंगी। इन्हें शोधार्थियों से जरूर गंभीरता के साथ देखने की अपील सारे विभागाध्यक्षों को करनी चाहिए। एक तो भाषा साहित्य और संस्कृति शिक्षण पुस्तक है, 2007 में वाणी से आई। पाठ विश्लेषण, जिसकी मैंने चर्चा की, ये भी 7 में आई वाणी से ही। भाषा का संसार एक बहुत छोटी सी किताब है, 2008 में आई वाणी से, जिसको मैंने इतिहास कहा। आपको भाषा विज्ञान का पूरा इतिहास बहुत सरल शब्दों में मिल जाता है। इसको तो अपने पास हमेशा अध्यापकों छात्रों को रखना चाहिए कि जहां कहीं भी कोई अड़चन आए, और इसमें पुस्तकों की बड़ी सूची दे दी गई है। जिस विद्वान की भी बात की गई, उनके लेख, उनकी पुस्तकों का भी जिक्र कर दिया गया है। इसलिए ये एक तरह से संदर्भ ग्रंथ की तरह आपके साथ रह सकता है। फिर अन्य भाषा शिक्षण के बृहद संदर्भ 2010 में वाणी से आई है। इसमें जो बदलाव आए हैं भाषा शिक्षण के क्षेत्र में, और उसमें जो व्यतिरेकी अध्ययन का जो महत्व स्थापित हुआ है, उस पर चर्चा है। तो ये कुल मिला के 10-12 पुस्तकें हैं, जिन्हें आप देख लें कि पुस्तकालय में इनकी प्रतियां हो, क्योंकि जब आप शोध कराएंगे या करा रहे हैं तो इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, और ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। और ये सब आसानी से प्रकाशकों से या केंद्रीय हिंदी संस्थान से मंगाई जा सकती है। तो ये कुल बात मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक अरसे बाद बहुत से लोगों से मैं मिल सका, अपनी कुछ बातें कह सका। संक्षिप्तता बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हैं, इसलिए बहुत विस्तृत बातों को भी संक्षेप में आपसे मैंने शेयर किया, बांटा। इसका पूरा लाभ उठाइए। आज की दुनिया में जो बदलती हुई तस्वीर है, उसमें निश्चित रूप से सही ढंग से भाषा शिक्षण और अधिगम बहुत जरूरी है। और अनुवाद के कार्य को, जो भारत में पता नहीं कितने वर्षों से चल रहा है, उसे बहुत अच्छा रूप देने की जरूरत है। और ऐसा करने में व्यतिरेकी भाषा विज्ञान हमारी बहुत मदद करता है, हमारी दृष्टि को व्यापक करता है, हमें अपनी ही भाषाओं को देखने की नई दृष्टि देता है। और फिर उसे हम जब हिंदी के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी भाषाओं की क्या शक्ति है, क्या क्षमता है। ऐसे उन्होंने इतने लंबे समय तक अलग अलग रहते हुए भी बहुत से ऐसे एकता के बिंदु हैं जो अपने भीतर समेट रखे हैं। और ये देखकर बहुत आनंद होता है जब हम व्यतिरेकी अध्ययन द्वारा ये देखते हैं कि भारतीय भाषाएं दूसरे से बहुत दूर नहीं है इनमें। और ये हम लोग अब लगभग सिद्ध भी कर चुके हैं कि उनके भीतर समानता के बिंदु ज्यादा है, क्योंकि उनकी संस्कृति लगभग समान है, उनका भौगोलिक क्षेत्र लगभग समान है, उनके देश के जो परंपरागत मूल्य है वो समान है। तो
ऐसा नहीं है कि हम एकदम अलग हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए भी भाषाओं का व्यतिरिक्त अध्ययन बहुत जरूरी है। तो हम साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ इस ओर भी प्रवृत्त हो, इस ओर भी जुड़े। इसके लिए मैंने आपको कुछ बिंदु दिए। कभी भी इस क्षेत्र में समाज भाषा विज्ञान के लिए, शैली विज्ञान के लिए या भाषा विज्ञान से संबंधित किसी भी पाठ्यक्रम के लिए IQAC सेल या निजी विभाग के किसी भी केंद्र को मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा सहर्ष उपलब्ध हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।